सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की। उसमें 5वां पार्ट अपना चल रहा था। 5वें पार्ट में जो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसका एक भाग हम सप्रसंग व्याख्या का देख चुके थे। आज हम इसके अंतिम और दूसरे भाग की सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि ने अज्ञात सत्ता, प्रियतम परमात्मा या अपने किसी चाहने वाले को अपना प्रेरणा स्रोत माना है और उसी के कारण उसने कहा कि जीवन में जो भी सुख दुख है, चाहे अमीरी गरीबी है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, जीवन का कैसा भी पक्ष है, उसको जो है मैंने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि उसको स्वीकार करने के पीछे तुम्हारा ही जो है जुड़ाव है, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया। यहां इस अंश में हम इसका सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सहर्ष स्वीकारा कविता से उद्धृत है। सहर्ष स्वीकारा कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे जो भी पक्ष रहे हों, सुख दुख या और कोई भी स्थिति, उसको जो है सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। यहां इस अंश में कवि ने अपने प्रियतम के प्रेम को भूलने की कोशिश की है, या कवि अपने प्रियतम के प्रेम को भूलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रियतम का प्रेम है, ये कवि को क्या बना रहा है? कवि को कमजोर बना रहा है। कवि को क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है। और इस प्रेम को कवि दक्षिणी ध्रुव की 6 महीने की काली अमावस्या की रात की तरह भूल जाना चाहता है। इस पूरे अंश में यही भाव है, ध्यान दीजिए। इसको एक बार मैं वाचन कर देता हूं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं में तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, जेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता। दोनों में देखिए, ध्यान दीजिए। सहा नहीं जाता सामान्य वाक्य, नहीं सहा जाता, अब तो कुछ भी हो जाए नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती यानी दर्द देती है। दर्द देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये छटपटाती छाती को भवितव्यता यानी भविष्य। डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि क्या कहना चाह रहा है? ध्यान दीजिए। कवि कहना चाह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में। कवि यहां ये आशंका प्रकट कर रहा है कि प्रियतम के प्रेम ने उसको कमजोर कर दिया है। अब वो प्रियतम के प्रेम को भूल जाना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन प्रियतम का प्रेम उसको बार बार झकझोर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, उसके सामर्थ्य को कम कर रहा है। इसलिए कवि क्या चाहता है? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में तुम्हें भूल जाने की। कवि भूल जाने का दंड चाहता है। यहां भूल जाना भी एक दंड है, लेकिन वो इसको पुरस्कार मानेगा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी दक्षिणी ध्रुव पर आपको ध्यान है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध,
तो वहाँ पर जो है 6-6 महीने के रात दिन होते हैं, सूर्य का प्रकाश पूरा पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ दक्षिणी ध्रुव में 1-2 अमावस्या की रात वैसे ही काली, और दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या की रात, अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी काली रात की बात कर रहा है। कवि यहां ये प्रकट करना चाह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो अमावस्या की काली रात का जो अंधेरा है, उस अंधेरे की तरह मैं भूल जाना चाहते हूं और तुम्हें भूल जाने का दंड मुझे मिलना चाहिए। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू में, जेलू में, उसी में नहालू में। कवि आगे कह रहा है कि उस विस्मरण के अंधेरे को, भूल जाने के अंधेरे को विस्मरण, कवि उस विस्मरण यानी भूल जाने के अंधेरे को, जो दक्षिणी ध्रुव की उस अमावस्या की काली रात की तरह है, उसको शरीर पर, चेहरे पर और अंतर में, आत्मा में पा लेना चाहता है, ताकि प्रियतम की कोई याद उसके शेष रहे ही नहीं। जेलू में, उसी में नहालू में, कवि जो है उस विस्मरण को जेलना चाहता है और उसी में वो नहा लेना चाहता है, यानी किसी भी प्रकार से वो उस प्रियतम की यादों को भुला देना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला, जो प्रियतम का जो ये उजाला, उजाला यहां का है प्रेम को, यानी प्रियतम का जो एक मधुर जो प्रेम था, जिसने उसको परिवेष्टित आच्छादित, कवि को चारों ओर से घेर रखा था, आच्छादित कर रखा था, जिस प्रेम के कारण कवि चारों ओर से घिरा हुआ था, रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अब प्रियतम के उस प्रेम को वो सहन नहीं कर पा रहा और इस हद तक चला गया कि नहीं सहा जाता। अब वो प्रियतम का प्रेम उसको सहन नहीं हो रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, वो जो प्रियतम के ममता के जो बादल हैं, यानी प्रेम के जो बादल हैं, वो कोमल कर रहे हैं, यानी भीतर पिराती है, वो उस कवि को अंदर तक दर्द देती है। कहने का मतलब जो बादल कोमल होते हैं, मंडराते रहते हैं, ऐसे ही उस प्रियतम की ममता के बादल कवि को अंदर तक दर्द दे रहे हैं। समझने का भाव ये है कि कवि को अपने प्रियतम की याद आ रही है और उस प्रियतम के उस प्रेम के कारण यादों में वह उसे दर्द दे रही है, भीतर पिराती है, जैसे पिरोते हैं ना, सुई पिरोते हैं, चुभोते हैं, वैसे ही वो यादें उसको दर्द दे रही है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल, प्रियतम के जो ममता के उसके प्रेम के जो बादल हैं, जैसे बादल मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार प्रियतम के प्रेम के कारण उसको जो है भीतर तक दर्द देती है। वो यादें कमजोर और अक्षम अब हो गई है, आत्मा ही है, और उस प्रियतम के प्रेम के कारण ये आत्मा अब कमजोर हो गई है। यानी वह जो कवि कहना चाह रहा है कि अब प्रियतम के उस प्रेम को, उस ममता को, उस स्नेह को स्वीकार करते करते, अपनाते अपनाते मैं अब धाप गया हूं, अब परेशान हो गया हूं, अब पक गया हूं, कमजोर और अक्षम हो गया हूं, क्षमता विहीन हो गया हूं। क्षमता विहीन हो गया हूं। आत्मा ये छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। अब कवि ये आशंका प्रकट कर रहा है कि मेरी ये जो आत्मा है, इसको ये छटपटा रही है और इसको भविष्य में होने वाली घटनाएं डराती है। अगर मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा तो भविष्य में मैं कैसे भविष्य का सामना करूंगा, भविष्य में होने वाली घटनाओं का कैसे मैं सामना करूंगा। इसलिए भविष्य की घटनाएं उसको डरा रही है। कवि मजबूत बनना चाह रहा है, इसलिए वो प्रियतम के उस प्रेम को भूल जाना चाहता है। दक्षिणी ध्रुव के उस अंधकार अमावस्या की तरह बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कह रहा है कि उस प्रियतम के जो प्रेम है, उसका बहलाना सहलाना और उसकी आत्मीयता, उसका स्नेह, उसका प्रेम अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब सहन सीमा से परे जा चुका है। इसलिए कवि चाहता है कि मैं इस प्रेम को भुला दूं, मैं इस प्रेम को भूल जाऊं, ताकि मैं भविष्य में जो है सक्षम बन सकूं, भविष्य में
होने वाली घटनाओं को मैं दृढ़ता से उनका सामना कर सकूं। अगर मैं निरंतर भविष्य में इसी प्रकार उस प्रियतम के प्रेम को मैं महसूस करता रहा, उसको यादों में मैं अगर उसके खोया रहा, तो मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कवि का अंतिम उद्देश्य एक ही है कि किसी न किसी प्रकार से वो उस प्रियतम की यादों को, उसके स्नेह को, उसके प्रेम को भुला दे, और ऐसा भुलाए कि वापस आए ही नहीं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, ध्यान दीजिए, खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद है, गेयता का गुण है, और आप इसमें देख सकते हैं कविता के अंतिम भाग को हम पढ़ते हैं। यहां कवि अपने प्रियतम से निवेदन कर रहा है क्या निवेदन कर रहा है? कि उसे भूलने का दंड मिले। भूलने का दंड चाहता है, यानी प्रियतम के प्रेम के उजाले से कवि क्या चाहता है? विस्मरण का घना अंधकार। ध्यान दीजिए, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रियतम के प्रेम को जो उजाला है वो नहीं चाहता कवि, अब चाहता है कि विस्मरण का घना अंधकार उसको जो है चारों तरफ से घेर ले। इसी भाव को लेकर के हम आगे पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं यानी बिल, गुहाओं यानी गुफा, और विवरों यानी बिल। कवि अपने प्रियतम से ये निवेदन कर रहा है कि तुम सचमुच मुझे दंड दो। दंड कौन सा? भूलने का दंड दो, और ताकि मैं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा। कवि लापता हो जाना चाहता है, कवि वहां छिप जाना चाहता है जहां प्रियतम का प्रेम का उजाला नहीं पहुंचे। इसलिए कवि अपने प्रियतम से आग्रह कर रहा है कि मुझे पाताल लोक की उस अंधेरी गुफाओं और बिलों में और धुएं के बादलों में छिप जाना चाहता हूं, मैं वहां लापता हो जाना चाहता हूं, ऐसी जगह चला जाना चाहता हूं जहां प्रियतम के प्रेम का उजाला नहीं पहुंचे। समझ में आ रही ना बात? कवि कह रहा है कि हे प्रियतम मुझे भूल जाने का दंड दो, और मैं पाताल लोक की उस अंधेरी गुफाओं और बिलों के अंधेरों में, धुएं के बादलों में छिप जाना चाहता हूं, वहां मैं लापता हो जाना चाहता हूं ताकि वहां उजाला पहुंचे ही नहीं। अर्थात मैं विस्मरण का घना अंधकार चाहता हूं, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन कवि कहता है कि वहां अगर मैं चला भी गया तो वहां पर भी है प्रियतम तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही वहां, क्योंकि चाहे मैं वहां चला जाऊंगा फिर भी तुम मुझे वहां पर भी याद रहोगे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव जो हो चुका होगा या होने वाला है, ये सब तुम्हारे ही कारण है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अर्थात कुल मिला के कवि यहां कहना चाह रहा है कि कवि का अस्तित्व प्रियतम या परमात्मा के कारण है। इसलिए सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव, जितने भी कार्य हैं ये सब वैभव संपन्नता ये सब तुम्हारे ही कारण है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा। कवि कह रहा है कि जो कुछ था, जो है, होगा, जीवन के जितने भी पक्ष हैं, सुख है, दुख है, उनको सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो मेरे पास है वो तुम्हें प्रिय है, तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने उसको सहर्ष स्वीकारा है। ध्यान दीजिए, सभी तरह के शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्द भी यहां प्रयुक्त हुए हैं, तद्भव शब्द भी यहां प्रयुक्त हुए हैं, अरबी फारसी के भी शब्द है।
खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद है और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का यहां प्रयोग हुआ है। फिर देख लीजिए कहीं दो वर्ण आ रहे हैं तो वहां आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुल मिलाकर के कवि भूल जाने का दंड पाना चाहता है ताकि प्रियतम की यादें, प्रियतम की यादों का उजाला उनको घेरे नहीं और वो जीवन में आगे बढ़ सके। इस प्रकार ये हमने इस कविता का जो है मूल भाव तो पहले देख लिया था, इसकी व्याख्या देखी और समझने की कोशिश की। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको पहुंचाइए। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लें।